वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 का यूकेपीएससी कैलेंडर के हिसाब से 2 जुलाई 2023 को होना था, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। एग्जाम और भी डिले हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप इसकी प्रिपरेशन अभी भी शुरू कर सकते हैं। इन लोगों ने साल की शुरुआत में सोचा था, नहीं आप तैयारी कर पाए, आप फिर से पूरी तैयारी कर सकते हैं और इतना समय आपको मिल जाएगा कि आप यूकेपीएससी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच शुरू हुआ यूकेपीएससी का 23 अगस्त 2023 से। आप इसको ज्वाइन करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लेकर के जो भी यूकेपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस था 2022 वाले एग्जाम के लिए, उसको पूरा फॉलो करके आप पूरी तैयारी अपनी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस, जो कि मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। संपूर्ण मटेरियल आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगा। पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज होगी जिसका शेड्यूल अभी आगे दिखाया जाएगा। पूरी तैयारी वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में आप उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के यहाँ पर कर सकते हैं। इन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक। आपको स्टडी मटेरियल कैसे तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, डेली कितना पढ़ना है, किस तरीके से ओरिएंट करना है अपनी पढ़ाई को, पूरी जाएगी बिंदुवार। डेली अगर आपने 5 से 5.5 घंटे भी निकाल लिए तो आप पूरे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारी क्विज ग्रुप के साथ और टेस्ट सीरीज के साथ पूरी प्रैक्टिस अपना अगले 90 दिवस में कर सकते हैं। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी अगर आपने मेंटेन रखी, सब कुछ हो जाएगा। सिलेबस वगैरह भी सब दिखा रहा हूँ। काफ़ी लोगों की धारणा है सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस बड़ा जरूर है, लेकिन पेपर उसी के अकॉर्डिंग आता है, और वो भी कैसे होता है अभी हम आपको सब बता रहे हैं। उत्तराखंड पीसीएस का ये पैटर्न आपका रहेगा, 2022 वाला ही फॉलो होगा। इसमें कुछ भी नवीनता की उम्मीद नहीं करिएगा। इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था। अभी मेंस का जो 2022 वाला हुआ है, 2021 वाली वैकेंसी का जो 2022 में प्री मेंस हुआ है, उसके रिजल्ट का लोग वेट कर रहे हैं। तो ये वाला पैटर्न आपका फॉलो होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं पहले, ठीक है। 2 पेपर होते हैं यूकेपीएससी में, 2 अलग अलग पेपर्स होते हैं। ये समान अध्ययन का पेपर होता है जिससे आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग परीक्षा है प्रीलिम्स, जैसे यहाँ पे कहा गया है। 150 प्रश्न होंगे आपके जीएस वाले पेपर में, 150 पूर्णांक होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का, और समय 2 घंटे इसमें मिलेंगे। फिर आपका सीसैट पेपर, जिसको जीएटी वहाँ पे बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अदर स्टेट पीसीएस में इसको सीसैट बोलते हैं। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक अंक 1.5 अंक का होगा, 150 का ये भी होगा, और आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय प्रश्न पत्र यानी जो जीएटी का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का और आहारकारी प्रकृति का होगा। इसमें मात्र 33% आपको लाने होंगे। तो मेरिट किससे बनती है, या फिर हम लोग क्लियरली बोलें तो कट ऑफ किससे बनता है? कट ऑफ आपका मेंस के लिए बनता है जीएस पेपर से, ठीक है। जीएस पेपर पर ही कट ऑफ बनता है, जो कि लास्ट टाइम गया था 94 पॉइंट समथिंग गया था, जो है ज़्यादातर जनरल पोस्ट के लिए, कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए 100 भी गया था। तो 150 में से आपका 95 का यहाँ पे अराउंड कट ऑफ गया था। तो हर कैटेगरी के लिए और पोस्ट वाइज जो कट ऑफ बनता है, उसको अगर आप क्लियर करते हैं देन आप मेंस लिखते हैं। मेंस का पैटर्न ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंस के पैटर्न में यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 7 प्रश्न पत्र होते हैं। 7 प्रश्न पत्र में पहला आपका भाषा का होता है, 300 अंकों का, 3 घंटे का। द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज संस्कृति का होता है, 200 अंकों का, 3 घंटे का। तृतीय प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का होता है, 200 अंकों का, 3 घंटे का। चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका भारत एवं वैश्विक भूगोल का होता है, 200 अंकों का, 3 घंटे का। पंचम प्रश्न पत्र इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का होता है, 3 घंटे का, 200 अंकों का। षष्टम प्रश्न पत्र जनरल साइंस टेक्नोलॉजी का होता है, 200 अंकों का, 3 घंटे का। सप्तम प्रश्न पत्र जीए एथिक्स का होता है, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, 3 घंटे का। इस तरीके से 1500 नंबर का आपका मेंस होगा, 200 अंकों का यहाँ पर साक्षात्कार होता है, 1700 अंकों पर फिर मेरिट बनती है पोस्ट वाइज। उस मेरिट में आप आते हैं कि नहीं, ये फिर आपका स्कोर कार्ड बताता है कि आपको पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो ज़्यादातर स्टेट पीसीएस फॉलो कर रहे हैं, सेकंड स्टेज के मार्क्स पर आपको पोस्ट मिलती है। पहला जो ये टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी जितनी पोस्ट निकलेंगी उसका कुछ गुना जो है अभ्यर्थी मेंस लिखेंगे, सब लोग नहीं लिखेंगे मेंस। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और ये जीएस पे आधारित होता है। इसी जीएस की हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। जीएस संबंधित आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। एक और जरूरी बात प्रीलिम्स के लिए कि इसमें जैसे लिखा हुआ है छठवीं प्रक्रिया, वो सब मैंने बता दिया है। मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंक में प्रीलिम्स एग्जाम के अंक नहीं जोड़े जाएंगे और ना ही उसका कोई महत्व रहेगा। इसमें ये कहा गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी। ऋणात्मक मूल्यांकन मतलब निगेटिव मार्किंग होता है प्रश्न पत्र का। यदि अभ्यर्थी, इसमें लिखा गया है जैसे एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 अंक काटा जाएगा। तो हर प्रश्न 1 अंक का है, तो मतलब गलत के लिए कितना कटेगा, 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग सिंपली इसमें है। 4 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही वाला अंक यहाँ पे चला जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, और नेगेटिव मार्किंग और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रैक्टिस की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आप करेंगे हमारे पेड क्विज के रिसोर्स से। आप जो है करेंगे हमारे
टेस्ट सीरीज से, और प्रैक्टिस के लिए क्विज ग्रुप में कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप काफी पहले से चल रहा है। इवन जो जितना भी सिलेबस है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, सभी से एसोसिएटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के क्वेश्चंस बना करके क्विज ग्रुप में डाले गए हैं, जो आपको बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं अपने सिलेबस की तैयारी के लिए। सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का है, मैंने पहले बता दिया कि 33% आपको जीएटी में लाना है, बस इतना ही महत्व है इसका। हालांकि ये अनिवार्य है, आपको 33% लाना ही है, अदरवाइज फिर चाहे आप जितने भी अच्छे अंक ले आए इसमें, कट ऑफ पार भी कर जाएं, तब भी आप मेंस नहीं लिख पाएंगे अगर ये 33% वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा करते हैं। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के इस बैच में हमारा पूरा कमिटमेंट यहाँ पर जीएस को लेकर रहेगा, इसका हम कुछ सपोर्ट एग्जाम टाइम पर देंगे, अभी नहीं। यूकेपीएससी अपना पूरा ऑफिशियल सिलेबस छापता है और ये बड़े जो है एक्सपेंड करके देते हैं 30 पेजेस में, सब कुछ बकायदा लिख करके दिया जाता है। स्टेट पीसीएस जैसे कि अगर हम देखें, अगर हरियाणा पीसीएस आयोग को देख लें, यूपी पीसीएस को देख लें, तो उसमें सिलेबस बड़ा कोहेसिव फॉर्म में इंडिकेटिव नेचर का दिया रहता है। इन दोनों में क्या लिख देते हैं भाई, इन दोनों में लिख देते हैं कि भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसमें आएगा, ठीक। एचसीएस में भी ऐसे लिखते हैं और यूपी पीसीएस में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक। जबकि यूकेपीएससी में क्या होता है कि इसमें यूनिट वाइज सब कुछ यहाँ पे बताया है, इवन चैप्टर्स तक आपको बता दिया है कौन कौन से यहाँ पे इतिहास में आएंगे, कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे। जैसे पूरा सिलेबस 6 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट 1 यहाँ पर भारत का इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन का है, इसमें उत्तराखंड का भी नीचे शामिल है, ठीक। तो इसमें सब कुछ यहाँ पे लिख के दे दिया है सिलेबस को। अगर आप ध्यान से देखें तो चैप्टर वाइज सब लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य में आएगा, गुप्त साम्राज्य इसमें पूछेंगे, गुप्त साम्राज्य में भी कौन कौन शासक पूछेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संबंधित अन्य पहलू, ठीक। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें लिख देते हैं, क्योंकि संबंधित अन्य पहलू में कई सारी मिसलेनियस चीज़ें भी आ जाती हैं। उत्तर गुप्त काल इसमें लिख दिया है, हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, चंदेल, परमार, चौहान, 650 एडी से लेकर 1200 एडी तक के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास संबंधित अन्य पहलू। भारत में इस्लाम का आगमन हो गया, मुगल साम्राज्य हो गया, यूरोपियों का आगमन हो गया, तो इसमें पूरी क्रोनोलॉजी, पुर्तगाली पहले, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन और संबंधित अन्य पहलू, ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव और संबंधित अन्य पहलू, ये भी है इसमें। फिर इसके बाद 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन संबंधित अन्य पहलू, भारत के वायसरॉय, गवर्नर जनरल भी निश्चित तौर पर शामिल करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 19वीं और 20वीं सदी के गैर आदिवासी, आदिवासी जाति, किसान, अन्य तरीके के आंदोलन, भारतीय सरकार अधिनियम 1858, 1858 के बाद प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक प्रणाली, प्रशासनिक, शिक्षा, न्यायिक सुधार संबंधित अन्य पहलू, भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, उद्गम, भारतीय उद्गम, उदारवादी और अतिवादी दल, बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली गई हैं। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1935, उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति इसमें है, इसमें कुछ वंश के नाम दिए हुए हैं। कुणिंद यौधेय वंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, करतुरी गढ़वाल के परमार राजवंश, कुमाऊं के चंद्र राजवंश, गोरखा आक्रमण, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम, उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान, उत्तराखंड के जन आंदोलन संबंधित अन्य पहलू। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इस सब का नोट्स आपको दिया हुआ है, नोट्स वगैरह के भी एक आधे एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अब सिलेबस यूनिट 1 का हो गया। यूनिट 2 जो है बेसिकली भारत और वैश्विक भूगोल पर केंद्रित है, इसमें विश्व का भूगोल भी आएगा, ठीक है, इसमें भारत का भूगोल भी आएगा, उत्तराखंड का भूगोल भी इसमें आएगा, ठीक। कई लोग जो है घबरा जाते हैं सिलेबस को देख करके, उतना घबराने वाली बात है नहीं एक्चुअली में, अभी क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। यूनिट 3 जो है भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसमें पहले राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था है, फिर अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के नाम पर बेसिकली कुछ संधियां और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमको तैयार करने हैं, कुछ ट्रीटीज और कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हमको तैयार कर रहे हैं, उनकी भी हमने पीडीएफ सब यहाँ पे दी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये मेजर पहलू है इस पूरे टॉपिक का। वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं, सार्क, आसियान, साफ्टा और अन्य क्षेत्रीय गुट, विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, वैश्विकता। अब इसमें दृष्टिकोण वगैरह में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पूछ लेते हैं कि भारत जो है किस ट्रीटी का भाग है, किसका नहीं है। इसके बाद ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व, अब ब्रिक्स और भारत के लिए इसका महत्व जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन ब्रिक्स समिट हुई है, ब्रिक्स समिट हुई है, मोदी जी जो है जोहानिसबर्ग पार्टिसिपेट करने गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पहलू होंगे वो सब आपको दिए जाएंगे करंट अफेयर में। फिर संबंधित अन्य पहलू, भारत का संविधान, इसमें संविधान में पूरा नहीं है कि पूरी लक्ष्मीकांत तैयार करना, ऐसा नहीं है, इसमें 12 चीजें दी हुई हैं। भारत का संविधानात्मक विकास, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शामिल हो जाएगी, ठीक है। फिर उद्देशिका, प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं यानी कि इसके भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और सिद्धांत सहित, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के निदेशात्मक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन प्रणाली और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं, भारत में शासन की संघीय और संसदीय प्रणाली,
संसदीय समितियां, लोक लेखा समिति, आकलन समिति और संयुक्त संसदीय समिति, संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, संबंधित अन्य पहलू। भारतीय राजनीति की अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। राजकीय कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजकीय सचिवालय, मुख्य सचिव। भारत में संसद और राज्य विधानसभाएं, चुनाव तंत्र, प्रक्रिया, इसमें बाकी सारी चीजें दी हुई हैं। प्रशासनिक सुधार भी दिए हुए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग वगैरह जो बने थे, समिति बनी थी। संघ राज्य क्षेत्रों और अंतर्विष्ट राज्यों और क्षेत्रों के प्रशासन और बहुत सारी चीजें जो जरूरी है वो यहाँ पे ले लिया गया। पंचायती राज अलग से दिया हुआ है, पंचायती राज अलग से हमको ये सब तैयार करना है। वैसे भी पॉलिटी में हम लोग पंचायती राज को अहम हिस्सा मानते हैं, स्टेट पीसीस में ये आता ही आता है सब में। लोक नीति में पब्लिक पॉलिसी है, सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस शामिल है। जनरली ये GS4 में होता है, स्टेट पीसीएस में, इसमें प्रीलिम्स में भी है। भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त और जितने भी एक्ट इससे संबंधित है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, संबंधित अन्य पहलू। अधिकारों से संबंधित मुद्दे, सरोकार, चुनौतियां, सब इसमें आ जाएगा। मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, महिला तथा बुजुर्गों के संरक्षण संबंधित विभिन्न अधिकार। तो इसमें विभिन्न जो संवैधानिक जो रेमेडीज मिली हैं इन सब जो अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, इनके प्रावधान क्या उससे संबंधित फैक्चुअल प्रश्न इसमें आते हैं। संबंधित अन्य पहलू के बाद उत्तराखंड की राज्यव्यवस्था लिख दिया, इसमें भी कई सारी चीजें हमको तैयार करें, जैसे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, ये सब तैयार करना पड़ेगा उत्तराखंड के संबंध में भी। इसके बाद यूनिट 4 है आर्थिक और सामाजिक विकास का, इसमें राष्ट्रीय है सबसे पहले, फिर यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय है, यानी इसके बाद उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड में ये सब चीजें जो लिखी हुई हैं ये तैयार करना है। इसके बाद यूनिट 5 है आपका सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है। सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी और यहाँ पे पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी आ जाएगा। इसके बाद इसमें भौतिकी यानी फिजिकल विज्ञान जागरूकता भी शामिल है, अवेयरनेस, इसमें ये सब आ जाएंगे। ये सब चीज़ें पदार्थ की समान विशेषताएं, तरंग, गति, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सूक्ष्म चुंबकत्व, विद्युत परमाणु, नाभिकीय भौतिकी, बाकी ये सब कॉस्मेटिक, खाद्य रसायन विज्ञान, से बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अलग से भी लिखा है, लिपिड तैयार करना है, हार्मोन तैयार करना है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सबसे एसोसिएटेड फैक्ट आपको हमारे मटेरियल में मिल जाएंगे। वैज्ञानिक परिभाषिक शब्दावली, इसमें प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन आदि में उनका योगदान, ये सब मिल जाएगा। लाइफ साइंसेस विज्ञान है, ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आपको अलग से यहाँ पे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे आपको सिलेबस के सारे एस्पेक्ट पता लग जाए, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा अलग से बड़ा सा डायनेमिक है और इसमें जो है कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना है इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव सिलेबस में। इसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें आ रही हैं जो स्टेट पीसीएस नहीं पूछते, जैसे ज़्यादातर स्टेट पीसीएस जनरली कंप्यूटर नहीं पूछते हैं अपने एग्जाम में, कंप्यूटर भी पूछ रहे हैं। बाकी यूनिट 6 पूरा करंट अफेयर पर केंद्रित है, इसमें राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय प्लस स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर भी हमको यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। यही पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं। इसके सिलेबस की PDF हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में भी अवेलेबल है। सिलेबस मैंने दिखा दिया आपको करना क्या है समझिए। करना ये है, स्टडी मटेरियल जो SCS ने दिया है, जो आपको पेड ग्रुप में दिया गया है, चाहे आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हो, फुल पेड ग्रुप में हो, स्टडी मटेरियल सेम है। ओनली टेस्ट सीरीज वालों को केवल टेस्ट सीरीज मिलेगी, बाकी स्टडी मटेरियल ग्रुप जिन लोगों ने लिया है, चाहे फुल पेड ग्रुप में हो, चाहे ओनली स्टडी मटेरियल वाले में, सिर्फ और सिर्फ यही स्टडी मटेरियल पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। UKPSC के लिए सिर्फ SCS का ही स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ और बहुत कुछ जिम्मेदारी वाली बात इसमें छुपी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा दिया हुआ स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्योंकि ऐसा ही करना है, ऐसे ही आप जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। UKPSC का जो सिलेबस लिख करके आया है, इसमें जो है हजारों पन्ने किताबें आप ला सकते हैं, लेकिन उससे तैयारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए कंसाइज स्टडी मटेरियल की जरूरत है। 2021 वाली वैकेंसी के लिए भी हमने दिया था और हमारे स्टडी मटेरियल से 120 प्लस क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखे गए थे। और कट ऑफ कितना गया था आपने देखा, कट ऑफ गया था 94 पॉइंट समथिंग, 95 चलिए इसको मान लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, मैक्सिमम जनरल पोस्ट के लिए, ठीक है। 120 प्लस उस टाइम आए थे और हमारी पेड क्विज से 40 प्लस क्वेश्चन जो आए थे डायरेक्टली, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से हमने क्वेश्चंस कराए थे। इस साल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। SCS का स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना है, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स गिनाए सब आपको मिल जाएंगे। आपको बस थाली में परोसा हुआ सब कुछ मिल गया, उसको आपको खाना है, उसका आपको भक्षण करना है, उसको आपको अच्छे से कंज्यूम करना है, ठीक है। अपने माइंड में अच्छी तरीके से उसको बैठाना है, उसकी प्रैक्टिस आप करेंगे पेड क्विज के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और अपना प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। करंट अफेयर के कुछ वीडियोस ऐसा हो सकता है आगे UKPSC के आपको देखने को मिले चैनल पर, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल यहाँ पर टू द पॉइंट सिलेबस के हिसाब से और रेलिवेंसी के हिसाब से, जितना UKPSC के लिए जरूरी है, जो पॉइंट्स जरूरी है सब यहाँ पे दे दिए गए हैं।
आपको अदर कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कई सारे लोग गुमराह कर सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए ये वाली बुक ले लो, उस पॉइंट के लिए ये वाली बुक ले लो। आपको ऐसा नहीं करना है। कोई लाइव क्लासेस तो कतई देखिएगा ही मत। सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस 30 पेज का है। मुझे नहीं लगता कि कोई लाइव क्लास जो है 300 घंटों में भी ये 30 पेज का सिलेबस कंप्लीट करा पाएगी। लाइव क्लास के थ्रू ये इतना बड़ा सिलेबस आपका स्टेट पीसीएस का, यूकेपीएससी का कंप्लीट नहीं हो सकता है। हालांकि आप हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, और जैसे मैंने बताया कि अगर आप डेली जो है 4.5 से 5.5 घंटे के बीच अगर निकाल लेंगे अगले 100 दिवस तक, पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट कर लेंगे। पेड क्विज अगर साथ में लगाएंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। रिवीजन की टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, कैसे आप रिकॉल करें, कैसे रिटेन रखें इन्फॉर्मेशन को, वो भी मैं वीडियो के अंतिम हिस्से में बताने वाला हूँ। आप किसी भी बुक को अवॉइड करें इस समय, ठीक है। बुक आपने पढ़ रखी है, अच्छी बात है। लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, कोई भी बुक आपने पढ़ रखी है, अच्छी बात है नॉलेज के लिए। हमारा स्टडी मटेरियल जो है फैक्चुअल कंटेंट के लिए सफिशिएंट होगा। पेड क्विज में अपलोड किए गए सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर सारे और अटेम्प्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। सारे ही करने हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि जब से ग्रुप में जुड़े हुए तब से कर लें, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके ही जाने हैं। इसी वजह से जो अभी हम आपको टाइम प्लान शेयर करेंगे उसमें डेली 30 मिनट आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। पेड क्विज का लगातार महत्व मैंने पहले भी बताया है, इस बार भी बताया है, और इसका महत्व क्यों है इसको समझिए। जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में लिखा है यूनिट 1 प्रागैतिहासिक काल हड़प्पा सभ्यता। हमारी क्विज जो है एकदम इन्हीं के पैरेलल चल रही है। जो ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं इन्हीं पर जो है क्विज हमने शुरू से अपलोड करना शुरू किया अपने क्विज ग्रुप में, आप देख सकते हैं। प्रथम बिंदु हड़प्पा सभ्यता का है, तो इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो त्रिभुजाकार है। पैमानों की खोज ने सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये कहाँ पे जो है इसको देखा गया था, तो इसका आंसर जैसे मैंने हड़प्पा दिया तो एक गलत उत्तर है, तो यहाँ पे क्रॉस लग गया। जबकि सही उत्तर क्या है, सही उत्तर लोथल है। इस तरीके से आप इसमें अटेम्प्ट करते हुए चलते हैं और अपने पूरे फैक्ट की तैयारी करते चलते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल का अध्ययन करना है, स्टडी मटेरियल की रीडिंग करनी है, और फिर आपका स्टडी मटेरियल के अनुसार ही यूनिट वाइज आपकी क्विज अपलोड की गई है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है, तो इसको अगर हम देखें इस तरीके से इसको करें तो ये गलत हो गया आंसर। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। इसके बाद है जैसे लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल जो है भभुआ किनारे स्थित है, तो ये आपका एनिमेशन हो गया, आपने सही उत्तर दिया। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर जैसे धौलावीरा सही है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। युग में शवाधान के साक्ष्य कहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर जैसे लोथल है, तो ये आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी गलती पहचानते हुए चलेंगे और सही कर रहे हैं तो आपका एनिमेशन हो जाएगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। वैसे ही आगे भी है, हड़प्पा के बाद आप देख सकते हैं वैदिक संस्कृति है, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो ये तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सभी हैं। त्रयी और वेद त्रयी किसे कहते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, मुंडको उपनिषद से। इसके बाद इस तरीके के तमाम आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे संविधान है, यूनिट 2 है, संविधान से एसोसिएटेड क्वेश्चन इसमें आ गए। विकसित युवा विकसित भारत के नाम से जो ये है कहाँ पे यूथ फेस्टिवल बनाया गया, हुब्बाली कर्नाटका में। भारतीय सेना उत्तराखंड के किस जिले में पहला ऑल एज वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है, ये काफी जरूरी हो सकता है एग्जाम के लिए, तो देहरादून बन रहा है। तो ऐसे ही मतलब लगातार आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं। यूनिट 6 के क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहेंगे, करंट अफेयर के, यूनिट 2 के आएंगे, यूनिट 3 के आएंगे। इस तरीके से आपका मतलब सिलेबस के जितने बिंदु लिखे हैं उसको हमने क्विज में उतारने की कोशिश की है। जैसे इस्लाम का उदय और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस आने लगे, तो एक साथ दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस हैं। फिर अदर यूनिट के उसी पॉइंट से आगे के क्वेश्चंस बढ़ने लगेंगे। तुर्क या शासन आ गया, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस आ गए, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल के आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से बिंदुवार पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, जो आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि काफी सिस्टमेटिक तरीके से इनको अपलोड किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप इसको कंटेंट पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करेंगे तो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दिल्ली से देवागिरी जो है किसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी को, तो जैसे मोहम्मद तुगलक है, तो आंसर आपने सही किया, तो यहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा। सर्वप्रथम स्थायी सेना को किसने जो है, स्टैंडिंग आर्मी जो है किसने क्रिएट की थी, तो इसका आंसर जैसे अलाउद्दीन है, तो ये सही हो गया। तो ऐसे सब फैक्ट जो यूकेपीएससी आपसे पूछ सकता है वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं, तो इस वजह से इसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई, लेकिन पेपर इस तरीके का आता है। पेपर में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए चलूँ, आप देखेंगे बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पेपर बहुत लेंदी नहीं, 14 पेज में पेपर खत्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में है। कुछ हाँ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। अभी भी जो स्टेटमेंट और असर्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो यूपीपीएससी पूछता है, हरियाणा पीसीएस पूछता है कि स्टेटमेंट होता है और एक रीजन होता है, या फिर असर्शन होता है जिसको स्टेटमेंट कहते हैं, असर्शन होता है, एक रीजन होता है, उसको आपको कोरिलेट करके लिखना होता है कि उसमें ए है, स्टेटमेंट असर्शन दोनों सही हैं, असर्शन की व्याख्या रीजन कर रहा है, ठीक। एक होता है कि असर्शन सही रीजन गलत है, एक होता है रीजन सही असर्शन गलत है, और एक होता है असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है।
ठीक है, तो ए और आर वाले क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन भी अभी तक नहीं आते थे, लेकिन मैचिंग वाले अब आने लगे हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? फैक्ट वाले। जैसे मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है कि भाई इसमें कंपनी और सीईओ, ऐसे ही तमाम चीज़ें हो सकती हैं। हिस्ट्री में कैपिटल और रूलर हो सकता है, ऐसे ही ज्योग्राफी में माउंटेन और कंट्री हो सकता है, ऐसे ही फिर एक इकोनॉमी में हो सकता है कि कौन सी बुक या कौन सा कॉन्सेप्ट किस जो है इकोनॉमिस्ट ने दिया था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। तो ये पहले नहीं आते थे क्वेश्चन यूकेपीएससी में, इस साल इंट्रोड्यूस हुए 2021 वाले में। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला है, ट्विटर के जो है पराग अग्रवाल तब थे, ठीक है। अब तो इलॉन मस्क, फिर उसके बाद दूसरी आ गई हैं एडोब के, फिर शांतनु नायर। इस तरीके से मैचिंग वाले 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे देखे गए थे। लेकिन अभी भी जो कई सारे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हरियाणा पीसीएस पूछता है कि 5-5, 6-6, 4-4 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें 1 सही है, 2 करेक्ट है, ओनली 1, 2 करेक्ट है, इस तरीके के नहीं आते हैं। तो मतलब आपको तैयार बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको स्टडी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसमें से पूछेगा बहुत इक्का दुक्का चीज़। ये थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। जैसे अवार्ड्स पूछा है, तो अवार्ड्स इसमें सिंपली पूछा है कि बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए अवार्ड किसे मिला। ये आपका यूनिट 6 करंट अफेयर में है। गंगा सागर मेला जो है ये कहाँ पे लगता है? तो ये आपका कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछने की ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि लीलावती के ऑथर भास्कर सेकंड जो है क्या थे? ये फीमेल किंग रुद्रमा देवी की बात जो है किस शासन में की गई, किस डायनेस्टी में की गई है? हर्षवर्धन जो है हमारे जो है सिलेबस में है, तो उससे पूछा है कि कौन सा प्ले हर्षवर्धन ने लिखा है। ऑल एंड ऑल बात क्या है, यूकेपीएससी के लिए आपको पढ़नी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस हल्के आते हैं। जैसे इसमें पूछा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री नहीं है, तो गुयाना नहीं हो सकता क्योंकि आइलैंड जो है ये आपका अमेरिका की तरफ पड़ता है, अफ्रीका में है ही नहीं। लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंज कौन सी है? और ये ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स मिलते कहाँ हैं? जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड पूछ लिया है, तो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा हमारे नोट्स में। कौन सा जो है पेयर करेक्टली मैच नहीं है, कौन सी ये जो हॉट या कोल्ड विंड है इसकी लोकेशन क्या है, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन आए हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी हो, ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पे ही फोकस किया गया। इसमें कौन सा डैम कहाँ है, कौन सा मिनरल जो है ये कहाँ पे मिलेगा, कोडरमा जो है किस मिनरल के लिए प्रसिद्ध है, और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, माता टीला डैम कहाँ है, कोपन के क्लाइमेट से एसोसिएटेड ये कोड वाले क्वेश्चंस हो गए। उत्तराखंड जो है इंटरनेशनल मतलब उत्तराखंड के कौन कौन से जिले इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चंस इसमें आते हैं, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती रहेगी। स्टूडेंट्स के मन में कई सारे डाउट रहते हैं, उसको पहले ही एड्रेस कर लेते हैं। सबके मन में आता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सब कुछ कैसे तैयार हो पाएगा। और जो पहली बार तैयारी करते हैं उनके मन में ज़्यादा डाउट रहते हैं ऐसे कि कितना सब कुछ कैसे तैयार हो पाएगा, हमारी हालत ऐसी तो नहीं हो जाएगी। ऐसी हालत तब नहीं होती जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं। मल्टीपल रिवीजन के साथ अगर आप निरंतर अपनी कंटिन्यूअस स्टडी करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं और टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हैं और सिलेबस को अच्छे से देख करके पीवाईक्यू देख करके तैयार करते हैं, तो इतना जो है ये वाली हालत आपकी नहीं होती है। आपकी हालत बिल्कुल विनर वाली होती है। सभी चीज़ों का मल्टीपल रिवीजन बहुत जरूरी है। हमारे नोट्स वैसे कंसाइज फॉर्म में है, आप उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स बनाना पसंद है, स्क्रिबल करके पढ़ना पसंद है, तो वो मेथड भी अपना सकते हैं। जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सबको तैयार किया जा सकता है। आपसे पहले भी सब लोगों ने तैयार किया है और अभी रिजल्ट आने पर आप देखिएगा कई लोग जो है हमारे इंस्टीट्यूट में से सिलेक्ट होंगे, अदर भी सिलेक्ट होंगे, और सबने ये सब किया है, सभी ने ये सब तैयार किया है। यहाँ पे इंग्लिश लिखा रह गया, माफ कीजिएगा। तो सब कुछ आप तैयार कर सकते हैं लिमिटेड टाइम पीरियड में। अभी 2 जुलाई को होने वाला था, तब हमने बैच नहीं खोला था, लेकिन अब आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं। हमारे नोट से आप सब कुछ तैयार कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और अपना अच्छा सा एग्जाम दे करके मेंस में लिखने लायक जो है स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन वही बात है, जो पहले ही संकल्प आपसे हमने ले लिया था, 5 साढ़े 5 घंटे यहाँ पर आपको निकालने पड़ेंगे। स्टेट पीसीएस का पेपर है और इसकी तैयारी ऐसे नहीं हो सकती है कि आपको 10-20 पन्ने के नोट्स मिल जाए, आप उसको लगा लें, कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसको आप लगा लें, 2-4 बार पढ़ लें और सिलेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि पीएससी का आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस ही 30 पेज का है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा और सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए, या फिर स्पेसिफिकली बोलें तो स्टेट पीसीएस का, यूके पीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है आपका परिश्रम, संकल्प, त्याग, धैर्य, योग, निष्ठा, सब कुछ जरूरी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरा मानना है वस्तुनिष्ठता है। एग्जाम के विभिन्न स्टेजेस पे जो जो आपसे मांगा गया है या फिर जो जो रिक्वायरमेंट है आयोग की, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। एग्जाम के 3 स्टेजेस मैंने बताया, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो जो जिस स्टेज पे जरूरी है उसके हिसाब से आपको स्टडी करनी पड़ेगी। मेंस में एनालिटिकल चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी आवश्यकता है। प्रीलिम्स में जरूरी है फैक्चुअल नॉलेज और आपकी कह सकते हैं रटने वाली क्षमता कई बार, और कई चीज़ों को तैयार करने की क्षमता। तो प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल पेपर आएगा और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप विभिन्न जो सिलेबस के पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में कितने फैक्ट तैयार कर पाते हैं और फैक्चुअल जानकारी कितनी रखते हैं।
ठीक है। इंटरव्यू में तो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और पर्सनैलिटी कुछ बनाई नहीं जाती, वो तो ओवरऑल जो है आप अपने दैनिक जीवन में जो बनाते हैं, सीखते हैं, आपका एटीट्यूड जो होता है उसको कुछ हद तक ही बदला जा सकता है। तो हर स्टेज पर अलग-अलग डिमांड है इस कह सकते हैं पोस्ट की। तो प्रीलिम्स की डिमांड क्या है? फैक्चुअल जानकारी को अच्छे से कलेक्ट करना। फैक्चुअल जानकारी को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए क्या ज़रूरी है? एक कंसाइज़ अध्ययन सामग्री जो सिलेबस के सारे एस्पेक्ट को पूरा करती हो, कुछ भी छोड़ती ना हो और एकदम एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो, वो आपको एससीएस से मिल चुका है। अब आपको उसकी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ऐसे करनी है कि मल्टीपल टाइम्स आपको रीड करना है, पेड क्विज़ लगानी है, रिवाइज़ करना है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं अभी बता रहे हैं। मेंस में आपको कंसेप्चुअल एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और इंटरव्यू तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो हर स्टेज पर जो एग्जाम की डिमांड है, उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों के साथ ही, ठीक है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पूछा जा रहा है, जो पढ़ना है एग्जाम के लिए और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बीच अंतर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो सिलेबस मैंने दिखाया उसमें कहीं पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दी हुई है। अब आप कोई वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो बेवकूफ़ की कैटेगरी में आएगा कि जो चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है इस समय एग्जाम के लिए, वो आप क्यों पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस का भाग नहीं है प्रीलिम्स में। फैक्ट्स को तैयार करने के क्या तरीके हो सकते हैं? फैक्ट्स को तैयार करने का तरीका वीडियो देखना नहीं है। वीडियो देखने के लिए, वीडियो किस लिए होता है? वीडियो होता है आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोई कांसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो उस सब में वीडियो काम आ सकता है। कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आपको किसी थॉट में, ठीक है? तो वीडियो हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमारा करंट अफेयर का वीडियो होता है, उसमें पीडीएफ से ही बताया जाता है। पीडीएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को रिट्रेट किया जाता है उसमें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी कई बार हम लोग देते हैं, उसके लिए मैप बेस्ड वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो यूकेपीएससी का फ्लेवर है, उसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यूकेपीएससी में आपसे फैक्ट पूछेंगे, 95% पेपर जो है फैक्चुअल पे आधारित होगा और जितने सिलेबस के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उससे एसोसिएटेड फैक्ट ही पूछेंगे, कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट पूछ सकते हैं, लेकिन वो मेंस में। फैक्ट्स को रिटेन करने के तरीके क्या है? नोट मेकिंग कुछ लोग करना पसंद करते हैं, कुछ लोग मल्टीपल टाइम्स उसको रीड कर लेना पसंद करते हैं। तो दोनों ही तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कमतर तरीका नहीं है। नोट मेकिंग के तरीके में थोड़ा-सा यहाँ पे आपको देखना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप पर डिपेंड करता है, आप कितनी बार रिवाइज़ करते हैं, कितने टाइम में जल्दी पढ़ ले जाते हैं, कुछ लोग देर से पढ़ पाते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो भी कंटेंट हमने दिया है, वो एग्ज़ाम के लिए आपका सफिशिएंट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर हम देखें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मनसबदारी सिस्टम जो है ऑलरेडी हमने पूरा आपको नोट में दे दिया है। मनसबदारी सिस्टम आप जाएँगे तो ऐसे लाइन लिखी होंगी उसमें, मनसबदारी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर उसमें लिखे होंगे। कुछ लोग क्या करेंगे उसको मल्टीपल टाइम्स रीड कर लेंगे वहीं पर, ठीक है? कुछ लोग उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना पसंद करेंगे और कुछ लोग क्या करेंगे उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से बना सकते हैं उसका एक एग्जांपल ही दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से नोट्स कर सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के द्वारा आपने यहाँ पे लिख लिया, एक सवालिया तैयार हुआ। पद वंशानुगत नहीं था, एक सवालिया तैयार हो गया। लोक और सैन्य कर्तव्य होते थे मनसबदार के। मनसबदार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती? तजवीज़ कहलाती थी। वेतन जो है नकदी में भी दिया जाता था और जागीर फॉर्म में दिया जाता था, नकदी और जागीर में, ठीक है? दूसरा ये है कि दुहस्पा और सिंहस्पा की प्रथा की शुरुआत इसमें किसने ऐड की? तो इसमें जहांगीर उत्तर हो जाएगा। तो ये सब आपको हमने दे दिया है। तो ये लाइन फॉर्म में लिखा रहता है। जानकारी कई बार लंबी हो जाती है, पेज ज़्यादा भर जाता है। नोट ऐसा आपको बनाना है कि नोट आपका कम पेज भरे, सिर्फ एक ही कॉपी लाइए नोट मेकिंग के लिए। उसको यूकेपीएससी आप लिख लीजिए, उसमें अपना नाम लिख लीजिए और इसमें यूकेपीएससी संबंधित जो भी आप स्टडी करेंगे हमारे कंटेंट से, उसका नोट मेकिंग करिए। नोट मेकिंग में आपको सारी चीज़ें एज़ इट इज़ नहीं नोट करनी है। मान लीजिए सिलेबस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट दी हुई है। मान लीजिए सिलेबस में उत्तराखंड के बारे में दिया हुआ है कि उसके मतलब कह सकते हैं उसका कोई अधिनियम दिया हुआ है, सिटीजन चार्टर के बारे में दिया है या फिर लोकायुक्त के बारे में दिया है, तो उसमें लोकायुक्त में लिखा है कि इसकी शुरुआत कब हुई, प्रथम लोकायुक्त ये नियुक्त हुए थे, लोकायुक्त जो है किसकी जांच कर सकता है, लोकायुक्त के दायरे में कौन-कौन आता है, तो ऐसे लिखा हुआ है, हमने सब आपको दे दिया है। अब आप उसकी नोट मेकिंग जब करेंगे, तो एक छोटा-सा आप उसमें पेज डिवाइड करिए, एक पूरे A4 साइज़ के पेज में, उसमें लोकायुक्त लिखिए, ठीक है? लोकायुक्त लिखिए और इस तरीके से नोट करिए कि आप उसमें केवल मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट रे डायग्राम फॉर्म में नोट कर रहे हैं, ठीक है? लोकायुक्त अधिनियम कब आया था यूके में, ठीक है? और जो है पहले लोकायुक्त कौन बने थे, लोकायुक्त अधिनियम आए उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, क्या रिलेवेंस है लोकायुक्त अधिनियम की, कौन-कौन इसके दायरे में आता है, लोकायुक्त की पावर्स क्या-क्या हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, क्या ऑफिस कहाँ पे होता है, नियुक्ति कौन करता है, ये सब चीज़ें आप जो है उसमें लिख सकते हैं। लिख-लिख के तैयार करने से कुछ लोगों को ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, कुछ लोगों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने से तैयार रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दी है आपके जुलाई मंथ वाले करंट अफेयर में। अगस्त में भी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो कह सकते हैं रिकॉर्ड्स बनाए चंद्रयान 3 ने, वो सब हम देंगे। कुछ लोग क्या कर सकते हैं उसको एज इट इज रीड कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर में, कुछ लोग उसके नोट्स बना सकते हैं। तो ये सब आपको जानकारी मिल जाएगी कि भाई लैंडर का नाम जो है विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये 6 पहियों वाला रोवर है। सब जो जानकारी जरूरी है। सॉफ्ट लैंडिंग डेट क्या थी 23 अगस्त, लॉन्च डेट क्या थी, भारत पहला कंट्री बन गया है पूरे विश्व में जिसने मून के साउथ पोल या डार्क साइड पे लैंड किया है। ओवरऑल मून पर लैंड करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, ठीक है? ये सब हमने जो है आपको करा दिया है। कुछ लोग इसके नोट्स बना सकते हैं, कुछ लोग इसको एज इट इज याद करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं समझने में एग्जाम पैटर्न है क्या। सारे क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने हैं।
कट ऑफ कितना गया था? कट ऑफ गया था यहाँ पर 94 पॉइंट समथिंग सारी जनरल और मतलब ज़्यादातर पोस्ट के लिए, जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए हालांकि 100 प्लस भी गया था। हमको टारगेट यहाँ पे 105 का करना है। 105 हमारा टारगेट रहेगा आउट ऑफ 150 नेगेटिव मार्किंग के बाद, और इतने में आप जरूर से जरूर ज़्यादातर पोस्ट के लिए आप जो है मेंस लिखने के लायक हो जाएंगे। 105 का हमको टारगेट करना है। 105 का टारगेट के लिए आपको लगातार जैसा बताया गया है वैसे आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगले 100 दिवस बिना एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट करे आपको लगातार स्टडी पर फोकस करना चाहिए। स्टडी टाइम जो है आपका 5 आवर करीब जाना चाहिए, और इस तरीके से आप करेंगे निश्चित तौर पर ना सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, प्रीलिम्स का कट ऑफ, बल्कि मेन से भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सारा क्वेश्चन आप नहीं सही कर पाएंगे, 2-4 तो डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं, ठीक है, उसमें रॉन्ग फैक्ट दे देता है आयोग, फिर उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन देता है कैंडिडेट, फिर फाइनल आंसर की आती है, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर चेंज भी हो जाते हैं। आपको टारगेट करना है कि आपको 105 तक पहुंचना है, 105 का गोल्डन आंकड़े तक आपको पहुंचना है नेगेटिव मार्किंग के बाद, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप नहीं सही कर सकते हैं और ना सारे क्वेश्चन सही करने हैं। सिलेबस को रट नहीं सकते हैं आप, सिलेबस की सिर्फ तैयारी होगी। जो भी सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं सब आप तैयार कर सकते हैं अच्छे से, और कट ऑफ निकालने भर का तैयार कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को रट नहीं सकते हैं। कहीं पर भी सिलेबस में रोट लर्निंग, रटंत विद्या या तैयार करने मतलब कह सकते हैं उसमें मेमोराइज करने वाला टर्म कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ कि स्टूडेंट नीड टू मेमोराइज द पॉइंट्स। मेमोराइज करना ही नहीं है, आपको यहाँ पर तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। इससे संबंधित जो भी पूछेंगे उसको आंसर करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अब मेंबर्स के कुछ डाउट हो सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है आप अपने डिस्कशन ग्रुप में डाउट पूछिएगा। डिस्कशन ग्रुप आप लिया होगा, जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है उनको ऑलरेडी डिस्कशन ग्रुप में जोड़ा गया होगा। तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट एडमिन पैनल है हमारा पूरा, कोई भी आप डाउट पूछेंगे आपको तुरंत उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, और आपके डाउट पूछने के विदिन 6 आवर्स में, यानी 6 घंटे के भीतर आपको हर हाल में जवाब यहाँ पे दे दी जाता है। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं या फिर टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करके आप अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके डाउट को विदिन 24 आवर यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। इसमें 24 आवर तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। वहीं जो फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं वो आप तुरंत डाउट पूछ सकते हैं अपने, और विदिन 6 आवर्स में यहाँ पे जवाब दिया जाता है। वर्किंग टाइम में पूछेंगे तो आपको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ता है, 5 मिनट में ही आपको तुरंत उत्तर मिल जाता है। उत्तर किस फॉर्म में मिलता है? उत्तर वॉइस फॉर्म में मिलता है। उत्तर कई बार छोटा वीडियो बना करके हम आपको देते हैं, कई बार ग्राफिक पिक के माध्यम से। जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं हमारे एडमिन जो है ऑनलाइन माध्यम से आप तक सारे डाउट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कोई भी आपका डाउट है सिलेबस से एसोसिएटेड, सिलेबस के किसी बिंदु से एसोसिएटेड, किसी फैक्ट से एसोसिएटेड, तो आप तुरंत जो है अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं। 1 से लेकर 6 यूनिट तक का पूरा सिलेबस का कंटेंट हमने एक साथ दे दिया है, किसी भी पॉइंट के लिए आपको वेट नहीं करना है। उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर हमने आपको मई 2023 तक का अपडेट किया है। जून जुलाई का अगस्त का आपको जल्द मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, करंट अफेयर अभी मई तक का दे दिया गया, यहाँ तक आप तैयार करिए। जून जुलाई और आगे का उत्तराखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और वीडियो नंबर 2 आप देख लीजिएगा, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला, उसमें स्टडी मटेरियल के बारे में बता दिया गया है। वैसे यूनिट वाइज है, ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना है। यूनिट 1, यूनिट 2 करके यूनिट 5 तक का, यूनिट 6 तक का पूरा करंट अफेयर हमने आपको, और यूनिट 6 तक के सारे पॉइंट्स हमने आपको ग्रुप में दे दिए हैं एक साथ कंपाइल करके। कोई भी अब अपडेट होगा तो ग्रुप में आएगा। एग्जाम से पहले जो भी जरूरी अपडेट्स होंगे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई बार हेड बदल जाते हैं, कई बार उसमें जो है जरूरी मेंबर जुड़ जाते हैं। जैसे SCO में अब नया मेंबर आ गया ईरान, ये हम आपको करंट अफेयर में तो अपडेट कराते ही कराते हैं, लेकिन अलग से भी अपडेट आपको दे देंगे एग्जाम डेट आने पर, और जब रेलिवेंट समय होगा। मिसलेनियस जैसे हमने दिया उसके कुछ आंकड़े बदल जाते हैं कि भाई कौन सा स्टेट चावल के प्रोडक्शन नंबर 1 पर है, गेहूं के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पर है, गेहूं के एरिया में कौन नंबर 1 पर है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और अपडेट देने के बाद में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से फास्ट कोई है नहीं। क्विज ग्रुप आप ज्वाइन कर रहिएगा, क्विज ग्रुप में जरूरी अपडेट कुछ आते रहते हैं। कोई अपडेट आता है, कोई एरर करेक्शन आता है, कोई फैक्ट अपडेट आता है, ठीक है। जैसे नेशनल पार्टीज जो है 9 की जगह अब 6 रह गई हैं, तो हमने आपको जो है ग्रुप में अपडेट किया था। तो अपडेट्स के लिए आप कुछ ग्रुप फॉलो करते रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछिए। वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, उसमें यूनिट वाइज PDF दी हुई है। PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसके बारे में बताया है। बाकी यूनिट वाइज कंटेंट दिया है, तो ग्रुप में ढूंढने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। करंट अफेयर हालांकि आपको मई 2023 तक का उत्तराखंड वाला दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर अप टू डेट आपको हर मंथ मिलता रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता।